हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये आपका अंतिम रिवीजन और आप सभी को जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बनने वाले हैं यही पूछने वाला है डायरेक्टली। फ्रेंड्स, इसीलिए आप सभी के लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और आप सभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप एक लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं किस टॉपिक से प्रश्न आप सभी के पूछे जाते हैं और टॉपिक वाइज हम चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आप सभी के डिस्कस कर लिए जाए। और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बचेंगे, अगर बाय द वे बच जाते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसमें हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए। और फर्स्ट प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर, और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है फ्रेंड्स, ये आपका 50 नंबर का होने वाला है और 25 नंबर लाना बिल्कुल अनिवार्य है, बेहद अनिवार्य है। और हमने जो MSQ यानी कि इम्पोर्टेंट 15 नंबर का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट पहले ही करा दिया था। यानी कि 15 नंबर का आपका बहुविकल्पीय पूछेगा और 2 वीडियोज़ में, ठीक है, आप सभी को सेपरेट तरीके से प्रोवाइड कर दिया गया है। लिंक मिल जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा क्योंकि आपका कल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए फर्स्ट अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है। और प्रश्न क्या है और इससे रिलेटेड आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट में है, जिसमें हिंदी, गणितीय जो भी है आप सभी को नॉलेज के बारे में बताया गया है। अब ये बहुत ही सेपरेट तरीके से डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें बस यहाँ ये जानना है कि आपके जो टाइप्स है क्वेश्चंस के वो कैसे पूछे जा सकते हैं, ताकि उसे आप सिंपली सॉल्व आउट कर सकें। देख सकते हैं किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में लगभग 725 पुस्तकें आती हैं। तब आप देख सकते हैं 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, हमने अभी जाना कि जो हमारी एक अलमारी है इसमें कितनी पुस्तक आ रही है, तो 725 जो है हम एक अलमारी में पुस्तक रख सकते हैं। तो अब यहाँ 7,19,025 पुस्तकों के लिए कितनी अलमारियों की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली जब हमें एक का पता चल गया है तो हमारा जो ये 7,19,925 का डिजिट है, ठीक है, ये पुस्तकें हैं। तो जब हमें एक के पता चल गया, एक का जो है हमारा 725 है, तो सिंपली हम इसे डिवाइड कर देंगे और जब ये हमारा कट जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, डिवाइड करने के बाद तो सिंपली आपका जब ये कटेगा तो यहाँ आएगा 993। यानी कि बस आपको यहाँ ये देखिए डिजिट जो है आपके चेंज होंगे। लेकिन अगर प्रश्न आपके सभी के एग्जाम में ऐसे बनेंगे तो फ्रेंड्स आप सिंपली करना कुछ नहीं है। जब हमें एक अलमारी का पता चल गया है तो जितने भी पूछे हम उसको उसी में डिवाइड कर देंगे और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपली कह सकते हैं इसका आंसर 993 अलमारियाँ होंगी, ज़रूरतें पड़ेंगी, जिसमें हम अपनी पुस्तकें लगभग रख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है आप सभी से। 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। 346 का आप सभी को स्थानीय मान जो है लिखना है। तो सिंपली आप सभी को पता है हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया और ये 6 हो गया। ये आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे फ्रेंड्स। आप सिंपली अपडेट विद काजल टेलीग्राम पर ज्वाइन करिएगा और इम्पोर्टेंट नोट्स आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे आपके एग्जाम तक। तो इसका स्थानीय मान लिखना है। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो ये आपका इकाई हो गया, ये आपका दहाई हो गया और ये आपका सैकड़ा हो गया। ठीक है, तो 6 × 1 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 6 ही आएगा। 4 × 10, क्योंकि ये हमारा दहाई है तो 4 × 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 आ जाएगा। अगर वहीं हम 3 × 100 करते हैं तो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो 300 आएगा। और यही तो बोला था हमसे तो यही बोला गया था कि इसका स्थानीय मान लिखना है आप सभी को। तो सिंपली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है और ये आपका सैकड़ा है। ठीक है, इकाई का 1 और दहाई का 10 और सैकड़ा का 100 और उसके बाद से आपका 1000, ठीक है, बढ़ता जाता है। तो ये आपके जो है सारे स्थानीय मान हो गए। ठीक है, अंकित स्थानीय मान पूछे तो जो आपके अंकित स्थानीय मान होंगे वो ये होंगे। अभी आगे आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। अब देखिए ये फ्रेंड्स बहुत बार आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 17
2017-2019 के प्रश्न जो है रिसेंटली पूछा गया है। अब देखिए पूछा जाता है कि 50 में 0 से गुणा करने पर आंसर क्या होगा। ठीक है, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे। तो फ्रेंड्स हम आप सभी एक बात पहले नोट कर लीजिए कि 0 से अगर हमारा जो डिजिट है वो 0 है, तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, यानी कि गुणा करें या फिर भाग करें, हमारा कभी भी आंसर 0 ही आएगा, है ना। आपने देखा होगा जैसे कि अगर मान लीजिए हम 50 को चलिए डिवाइड इंटू करते हैं तो 0 और 0, तो आंसर क्या आया, 0 ही आया। ठीक है, तो सिंपली एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया है और बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में आपको ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि आपके मल्टीपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तीनों में काम आएगा, इसीलिए आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। और फ्रेंड्स देख सकते हैं पूछा गया है संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर बताना है आप सभी को। सबसे पहले 636 जो आप सभी को डिजिट दे दिया गया है और बोला गया है कि इन दोनों 6 जो है इनका स्थानीय मान आप सभी को बताना है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे। जैसे कि ये हमारा 6, ठीक है, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद से 3 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। देन हम 6 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब दोनों 6 को जो है हमें मान बताना है। ये वाला 6 देख सकते हैं, ये वाला 6 और ये वाला 6, ठीक है। तो एक का जो है 600 आया है और एक का जो है 6 आया है, यहाँ देख सकते हैं। अब हमें इसका अंतर बताने के लिए सिंपली हम यहाँ माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स अगर 600 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 594। तो इसका यही आपका अंतर हो गया, अंतर पूछा गया है। तो इस तरह के अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो सबसे पहले आप उनका स्थानीय मान निकालिए और जो भी स्थानीय मान का आपको प्राप्त हुए हैं उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, घटाव कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सिंपली आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी आपके स्क्रीन पर 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए तो प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले। 48 सेब है और जिनको जो है 4 बच्चों को जो है बांट दिया गया। तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक बच्चे को कितने सेब दिए गए थे। तो जब हमें ये पता चल गया है कि 4 बच्चों में जो है 48 सेब बांटे गए हैं, तो सिंपली हम 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आप सभी का आंसर आ जाएगा, आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका 1 कटेगा और ये आपका 2 मर्थ में कटेगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाए, यहाँ 4 होगा तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि प्रत्येक बच्चे में 12 सेब बचे थे, ठीक है। तो आई होप कि अब कोई डाउट इसको लेकर नहीं होगा। ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। और देखिए ये प्रश्न बहुत बारी पूछा गया है और आरोही और अवरोही क्रम से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम और आरोही क्रम मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम और अवरोही घटते क्रम। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 70, 72, 74, 55, 70, 60 दे दिया गया है। अब इसको बोलेगा कि आप इसे आरोही क्रम में लिखें। तो फ्रेंड्स आप कैसे लिखेंगे अवरोही क्रम में, तो हमने अभी जाना कि घटते क्रम में लिखना है। तो हमें सबसे बड़ा डिजिट ये दिखा, उसके बाद से ये दिखा, उसके बाद से हमें ये दिखा, उसके बाद से ये दिखा, उसके बाद से ये और इसके बाद से ये। तो सिंपली हम अवरोही क्रम में ऐसे लिख देंगे 74, 72, 70, 60, 55, 40 घटते क्रम में लिखते जाएंगे। वहीं अगर आरोही की बात की जा रही है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले हम छोटा डिजिट उठाएंगे और बढ़ते क्रम में जैसे 40, 50, 60, 70, 72, 74 तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड आपके प्रश्न बनेंगे, बहुत ही आप इसे इम्पोर्टेंट करके रख लीजिए। नेक्स्ट आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले हैं, बताइए फ्रेंड्स। 15 अमरूद है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को जो है 3-3 अमरूद दिए गए हैं। तो यहाँ प्रत्येक बच्चे को कितने, तो ऐसे तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जब 15 ही अमरूद है और 3-3 दिया गया है तो 5 से 15 आप सभी का सिंपली हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई डिजिट ऐसा हो जो कि आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस एक ही है। देखिए 15 अमरूदों की संख्या कितनी है, तो 15 है। प्रति बच्चे को कितना ही दिया गया, तो 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर जितने भी आपके सवाल पूछे जाएंगे ना, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 आपका कितना होता है,
तो 15 हो जाता है, तो 5 मंथ में जाएगा, यानी कि 5 बच्चों को जो है बांटा गया है ना। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न नंबर 8 है, संख्या 45-47 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, संख्या 45-47 में 5 का स्थानीय मान आप सभी को ज्ञात करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। ये आपका इकाई का 1 हो गया, इंटू 7 हो जाएगा। ये आपका दहाई 4 इंटू 10 इक्वल 40, और ये आपका सैकड़ा जो कि 5 इंटू 100 इक्वल 500, और ये आपका 4 हो गया यानी कि 1000, 4 इंटू 100 यानी कि 4000। अब देखिए, अब हमसे बस ओनली 5 का ही तो पूछा गया है, इसका अंकित मान पूछा गया है और स्थानीय मान पूछा गया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो जब हमसे 5 का ही पूछा गया है तो इसका हमने स्थानीय मान क्या जाना, इसका स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 500, और अंकित मान क्या था हमारा, तो 5 था। तो सिंपली हम कह सकते हैं स्थानीय मान 5 हो जाएगा और अंकित मान हमारा 5 होगा। तो ये हमारा अंकित मान होगा और ये स्थानीय मान होगा। आप ऐसे सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके अभी स्क्रीन पर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स वीडियो को, इस सेशन को, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने 16 पेन खरीदे, ठीक है, राम ने जो है 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे, ठीक है, तथा मोहन ने राम से 10 पेन अधिक लिया। यानी कि राम ने पहले 16 पेन लिया था और मोहन जो है राम से 10 पेन ज़्यादा लिया। तो आपको बताना है कि मोहन ने कितना पेन खरीदा। तो हम सिंपली अगर सोल्व आउट की बात करें तो राम ने कितना लिया, 16 लिया। श्याम ने कितना पेन लिया, तो 12 लिया। मोहन ने क्या किया कि राम ने जितना पेन लिया था उससे 10 अधिक लिया था। राम को हमें पता है कि राम ने कितना लिया था, 16 लिया था, और मोहन ने जो है राम से ज़्यादा लिया था यानी कि 10 ज़्यादा लिया था। तो सिंपली हम इसे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली हमारा आंसर 26 आ जाएगा। यानी कि मोहन ने कितने पेन लिए थे, तो 26 लिए थे, ठीक है। तो बस यही हमें करना था इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पर, 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। और 2019 का ये पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है कि आपके प्रश्न में जो है आपके एग्जाम में ये प्रश्न टपक पड़े, ठीक है। तो अच्छे से आप सभी अच्छे से स्टडी करिए, और हमने वो सारे प्रश्न उठाए हैं जो कि जिस बेस पे आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, ठीक है, तुलना से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं, तो आई होप कि वो सॉल्व कर ही लेंगे। बाकी जोड़ घटाव से रिलेटेड भी आता है, तो हमने वो बेसिक चीज़ें हैं आप सभी को सिंपली पता है। चलिए, 2 संख्या वाली बात की गई है, तो 2 संख्या हमारा कोई भी ले सकते हैं, 12 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। अब इसको इंटू कैसे करते हैं, तो सिंपली हम उदाहरण सहित तो बोला है, तो 4 2 बार इसका टेबल पढ़ना है तो 4 आएगा, देन 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। 10 का ऐसे ही हम करेंगे। तो यही आपको उदाहरण देकर बस समझा देना है कि 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं गुणा करने पर किस प्रकार से गुणा करा जाता है, बस यही बताना था, ठीक है। अब पूछ दिया जाएगा 3 अंकों वाला, तो आप लिख दीजिएगा 3 अंकों वाली, 1 2 3 है ना, आप 123 225, तो यही सब तो 3 अंकों वाली हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जो भी गणितीय के माध्यम से आप सभी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने सारे टॉपिक वाइज क्लियर कर लिए हैं, उससे बाहर आप सभी के प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, अब कुछ अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी विराम चिन्ह में विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट करिए। जो हिंदी विराम चिन्ह से रिलेटेड आपके बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय तीनों जो आपके पैटर्न है सवाल पूछे जाएंगे। अब क्यों ज़रूरी है, यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंदी में विराम चिन्हों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो सिंपली फ्रेंड्स आप कह सकते हैं भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। अब देखिए, कहीं अगर फुल स्टॉप नहीं होगा, संबोधन चिन्ह नहीं होगा, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कैसे। अगर ये नहीं होगा विराम चिन्ह तो जिसके अर्थ होते हैं वो भी विपरीत हो जाएंगे, बेढंग हो जाएंगे। तो यही सब तो आपको लिखना था,
और कुछ तो आपको इसमें लिखना नहीं है। इसमें वक्ता व लेखक को अपने जो है मतलब जो भी उनकी भाषा है उन्हें स्पष्ट करने में आसानी हो सकती है, समझने में आसानी हो सकती है। जो भी हमारा अर्थ है, जो भी हम वाक्य, जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं उसका सही से मीनिंग हमें पता चल सकता है। तो इसीलिए तो हिंदी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना ही लिखना। अब देखिए फ्रेंड्स, हिंदी विराम चिन्ह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। तो कुछ प्रश्न बनेंगे जो कि पूछ दिया जाएगा कि पूर्ण विराम कहाँ लगता है, अर्ध विराम का जो है निशान क्या होता है, कोमा कहाँ प्रयुक्त होता है और किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विराम, पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं ना, पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं, जब हमारा कुछ भी हम वाक्य लिख रहे हैं तो कंप्लीट हो, तो उसका जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ये हमारा पूर्ण विराम हो गया। अर्ध विराम यानी कि सेमी कॉलन, आपने देखा होगा लिखते टाइम हम ऐसे लगाते हैं ना, तो इसे हम सेमी कॉलन बोलते हैं। अल्प विराम यानी कि कोमा, जिसे कि कुछ लिखते हैं हम, वह जाता है बट, लेकिन, ठीक है, तो, बल्कि, तो ये जो शब्द हैं वहाँ आपका कोमा आ जाता है, जिससे ये होता है कि मतलब अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है और विशिष्टता जो है प्रकट करता है कि ये भी स्वतंत्रता वर्ड है। ठीक है, अपूर्ण विराम या फिर न्यून विराम या फिर विवरण चिन्ह होता है कौन सा आपका, तो फ्रेंड्स ये आपका देख सकते हैं अपूर्ण, ये आपका जो है ना इसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न विराम तो आप सिंपली कह सकते हैं जो आपका प्रश्नवाचक वाला चिन्ह होता है, इंट्रोगेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका पूर्ण विराम, प्रश्न विराम वाला चिन्ह हो गया। विस्मय विराम वाला यानी कि आश्चर्यजनक, खुशी, उत्साह, ठीक है, तो ये आपके विस्मय विराम चिन्ह हो गए हैं। नेक्स्ट आपका है निर्देशक यानी कि डैश, आपने सुना होगा ना, माता पिता भाई बहन, तो सब में डैश आ जाता है, तो ये डैश का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह जो है आप माता पिता में, ठीक है, संबंध चिन्ह लगाते हैं ना, तो वो वाला, और ये विस्मय विराम जो है ये आपका नीचे ऐसे लगाया जाता है, वो वाला चिन्ह है। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि अभी हम खुद हो गए थे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, योजक संबंध, जैसे संबंध स्थापित होते हैं भाई बहन, माता पिता, घर द्वार, है ना, और ये जो डैश है वो ऐसे लगाए जाते हैं नीचे। नेक्स्ट है अवतरण विराम यानी कि इन्वर्टेड कामा, जो कि ये है आपका। ठीक है, त्रुटि विराम यानी कि हंस पर, जैसे कि ऐसे लिखते हैं ना, अगर कोई हम वाक्य लिख रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर कोई वर्ड छूट जाता है तो हम ऐसे करके और नीचे लिख देते हैं, तो ये कोष्टक, ये आपका सारा कोष्टक हो जाएगा। तुल्यात्मक यानी कि इक्वल वाला जो है। तारक चिन्ह, फुट नोटो यानी कि ये आपका प्लस माइनस इक्वल इनटू, तो ये आपके कुछ जो है विराम चिन्ह रिलेटेड और आप सभी को जो है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का क्या महत्व है, यानी कि 1 से 5 के बच्चों के लिए जो चित्र के द्वारा पढ़ाया जाता है इसका महत्व क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर सिंपली आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो सीखने की जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें प्रशिक्षु जो बच्चे होते हैं वो इंटरेस्टेड लेने लगते हैं चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से वो मतलब खेलते खेलते ही, देखते देखते ही हंसी खुशी जो है वो उसके बारे में समझ जाते हैं। ठीक है, उनके मन में रुचियाँ हो जाती है, जैसे कि बुक्स में आपने देखा होगा जो चित्र होते हैं तो आपको भी पढ़ने में अच्छे लगते हैं, आप उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो यही सब आप सभी को लिखना है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो कैसे प्रोत्साहन होते हैं, उनके महत्व क्या है, तो यही आप सभी को सिंपली बताना था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लिखना सिखाना हेतु मेरिया मॉन्टेसरी का क्या मत है। तो फ्रेंड्स देखिए, लिखना सिखाना हेतु जो है वैज्ञानिक का जो शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है, इन्होंने क्या अर्थ बताया है लिखना और सिखाने हेतु, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनके थ्रू लिखते हैं तो आप सभी को अच्छे मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले तो मॉन्टेसरी का पद्धति क्या था, वैयक्तिक था। ठीक है, और मॉन्टेसरी द्वारा लिखना पढ़ने की विधियाँ जो है सर्वथा नवीन माना है। उन्होंने कहा है जो भी लिखने सीखने की पढ़ने की विधियाँ है वो सर्वथा नवीन है, और पहली बार शिक्षा शास्त्री ने जो है लिखना सीखने की क्रिया को मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भी लिखने और पढ़ने की प्रक्रियाएँ हैं वो मांसपेशियों के संबंधित पर जोर दिया जाता है। तो ये मॉन्टेसरी का कहना था।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भाषाई कौशल का प्रकार बताइए। फ्रेंड्स आपने सुना होगा शुभोपली, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हैं और ये आपके बहुविकल्पीय में प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाएगा, भाषाई कौशल का पहला प्रकार कौन सा है, फर्स्ट पर कौन आता है। तो फर्स्ट आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब कौन से है, तो आपके भाषाई कौशल है, यानी कि शुभोपली। शुभो, शु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं शुभोपली। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सुलेख का महत्व। फ्रेंड्स तो सुलेख का महत्व जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए डॉक्टरी परिचय में सुलेख का जो संदर्भ है यही कहना मतलब सही लगता है कि जो भी सुलेख आंतरिक विचारों के प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि जो भी आपके अंदर या आंतरिक विचार हैं उनके जो है वो प्रतीक होते हैं सुलेख, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं जो भी आपके अंदर, अगर हम अपने अंदर से सशक्त होंगे ना तो हमारे विचारों को उसका जो सौंदर्य है वो बाहर से झलकेगा। तो यही जो है हमारा सुलेख आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी आपके विचार हैं मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब ओनली सुंदर होते हैं लेकिन उनके जो विचार है वो बहुत कह सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर के विचार की एक तरह से कह सकते हैं सुलेख जो है प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और जो आपके अंदर के विचार हैं उन्हें व्यक्त करता है, आपका सौंदर्य झलकता है और जिससे जो है हमारे व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। तो इसे हम सिंपली सुलेख कह सकते हैं और इसमें आप सभी को बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स कहानी यानी कि स्टोरी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कहानी सुनना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, यानी कि कहानी के माध्यम से जो भी बच्चे होंगे उन्हें हम सही गलत, ठीक है, उनके बारे में बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें कल्पना करने पर मजबूर कर सकते हैं, वो उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो प्रोत्साहन होते हैं। कहानी के साथ साथ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कि भविष्य में क्या करेंगे तो कैसा होगा, इसने तो ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा हो गया, सही क्या है गलत क्या है, सब कुछ जो है उन्हें कहानी के माध्यम से और तो और सीखने में वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी शिक्षा के बारे में ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बस आप सभी इसमें इतना लिख दीजिएगा। अब पूछा जा रहा है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स विकारी शब्द हम किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों को प्रयोग के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि कौन से शब्द, जैसे आपके लिंग हो गए, वचन हो गया, कारक के कारण हो गए। तो इन जो सारे शब्द हैं उनके परिवर्तन जब आ जाता है तो उन्हें ही हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और इसे हमने बहुविकल्पीय में डिस्कस किया था। अब हंस पद विराम चिन्ह, जो कि अभी हमने फ्रेंड्स जब विराम चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न डिस्कस कर रहे थे तो हमने आप सभी को बताया था इसका प्रयोग जब कोई वाक्य या फिर कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट गया हो तो हम सिंपली ऐसे करके और लिख देते हैं, ठीक है, कि जो भी छूटा है हमारा। तो हंस पद विराम चिन्ह उसे बोला जाता है और ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न लगभग 2016-17 में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पठन में दक्षता अवरोध के क्या कारण है, यानी कि पठन में कौन से अवरोध के कारण है आप सभी को बताना है। तो सबसे पहले तो पढ़ने की कला का अभाव हो जाता है, उन्हें बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है, एक तरीके से जो भी हम बच्चे होते हैं, ठीक है, न चित्र होता है न कुछ होता है, फिर उन्हें पढ़ने की जो कला है उसमें मन नहीं लगता। और उसके बाद से रुचि, जब पढ़ने की कला ही नहीं होगी तो रुचि कहाँ से आएगी। तो इसके अभाव से भी जो है पठन के अवरोध के कारण है। चिंतन का अभाव हो जाता है, किसी पर वो सोच विचार नहीं सकते, किसी पर एकाग्रता नहीं बना सकते। तो ये जो सारे कारण है ना तो वो पठन के अवरोध का कारण है। तो आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता है देवनागरी हिंदी की लिपि या फिर आप कह सकते हैं एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय व विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं, है ना। और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखते हैं ना हम लोग, ये हमारा हम यहीं से लिखते हैं, इधर से थोड़ी लिखते हैं हम, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें कुल जो है इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 11 या फिर 14 स्वर होते हैं और 38 व्यंजन होते हैं, ठीक है।
तो ये आपके देवनागरी अंक हो गया। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंक जो है दशमलव पद्धति पर आधारित होती है और भारतीय संख्या पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। तो हमें बस यही तो लिखना था, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक के बारे में बताना था। तो हमने अभी कहा देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय व विदेशी भाषाएं लिखी जाती है और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कुल जो है अक्षर हमारा स्वर व्यंजन आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय अंक जो है दशमलव पद्धति है और इस पर जो है आधारित है और भारतीय जो संख्या है पद्धति से भिन्न होता है। नेक्स्ट आपके वर्ण के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, इसका आप व्याख्या करिए। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आप सभी को सिंपली पता है, और वर्ण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तथा भाषा को उच्चारण जो है, जो भाषा की उच्चारण होती है वो इन्हीं ध्वनियों से होता है। वर्ण जो है वो ध्वनियाँ हैं और सबसे छोटी इकाई है। और जो भी हमारा भाषा है, जो अभी हम बोल रहे हैं, तो ये किसके माध्यम से, वर्ण के माध्यम से तो बोल रहे हैं, इसकी ध्वनियों से तो ये बोल रहे हैं। तो इसका जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संकर शब्द पूछा जाता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संकर शब्द क्या होते हैं या फिर आप इससे क्या समझते हैं। संकर शब्द को आप व्याख्यान करिए। तो दो शब्द या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए जाते हैं ये शब्द। ठीक है, सबसे पहले आप कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा नेक डैश आपका चलन, तो क्या हो गया नेक चलन। वर्ष प्लस गाठ, वर्ष गाठ। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। तो ये हमारे सारे संकर शब्द हो जाते हैं, यानी कि जो शब्द दो भाषाओं शब्द मतलब दो भाषाओं शब्दों से मिलकर बना लिए जाते हैं ना, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, असुंदर यानी कि मतलब खराब लेखन के कारण आप सभी को बताना है। देखिए खराब लेखन के कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका खराब लेखन मतलब जो अगर आप अपना पेन है, अगर आप उसे सही ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं, अगर आपके हाथों में वो सूटेबल नहीं है, तो आपकी राइटिंग तो ख़राब होगी ही, लेखन तो ख़राब होगा ही। तो ये हो जाए, या फिर लिखने की कॉपी तथा आँखों की दूरी उचित ना होता है। ठीक है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उसके बाद से विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो, लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना हो। तो ये सारे जो है हमारे जो भी है मैटर करते हैं लेखन पर, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी लेखन की प्रक्रियाएं जो है खराब हो जाती हैं। अब पठन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो पठन आपके दो प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन, मौन पठन। ठीक है, जैसे मुद्रा, भाव, पवन, दृश्य, पठन, अभिनय पठन, है ना। तो ये जो है आप सिंपली याद करिए, पठन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। फ्रेंड्स शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द हम किसे कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह, जैसे कि आपका कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि, इन्हें तो हम शब्द कहते हैं। यानी कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। श्रुत लेख किसे कहते हैं फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वे लोग जो सुनकर, वे लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं उसे श्रुत लेख कहते हैं। जैसे शीघ्रता, सुंदरता, शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में सूत्र लेख, यानी कि सिंपली समझिए श्रुत लेख हम किसे कहते हैं? तो जो सुनकर लिखे जाते हैं। ठीक है, शीघ्रता, सुंदर आपने बहुत लिखा होगा इसके बारे में। स्पर्श व्यंजन का आशय क्या है? तो स्पर्श व्यंजन जो कि मुख द्वार बंद हो जाते हैं, यानी कि स्पर्श होके निकलता है, और 5 वर्गों में बांटा जाता है। तो ये आपने सिंपली जाना था। ठीक है, 25 होता है टोटल, और आपका जो भी हमारे 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो ये सब कुछ जो है आप स्पर्श व्यंजन में कह सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप सभी को पढ़ने होंगे। हो सकता है कि आपके बहुविकल्पीय या फिर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि रचनाओं और कृतियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी को पता होनी चाहिए, आता है। तो हिंदी साहित्य इनकी इम्पोर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल का जो है जन्म बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी मतलब विभाग में ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और हिंदी सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध है। तो आप सभी बस इतना याद करिए कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले में अगोना नामक गांव यानी कि 1984 में हुआ था, और ये आप जो है हिंदी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का है, जायसी, ग्रंथावली, तुलसीदास, चिंतामणि,
नागरिक प्रचारी पत्रिका इत्यादि, ये सब जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कृतियाँ हैं। तो ये आप सभी को याद रखना है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम जो है गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी वर्मा था। ठीक है, आप देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, सरकार जो है इन्हें भारत भारतीय पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आपको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था, और जो इनकी मृत्यु हो गई वो 1987 ईस्वी में हुई थी। तो बस इनका जन्म आप सभी को याद रख लेना है, और इनकी कृतियाँ जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। महादेवी वर्मा की स्मृति की लिखा है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीप शिखा यमा, निहार, रशियम आदि। तो ये सब जो है महादेवी वर्मा की कृतियाँ हैं, आप ध्यान रखिए क्योंकि कृतियाँ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। हंस राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन, तो फ्रेंड्स देखिए इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था, और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला है, मधुकलश है, सुप्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आप सभी को याद रखने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती फ्रेंड्स, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुई थी। तो फ्रेंड्स ये कुछ जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कृतियाँ इन लोगों की, क्योंकि कृतियाँ ही पूछा जाता है, तो याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए सच्चिदानंद आप सभी से पूछ दिया जाएगा कि लेखकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो वो सच्चिदानंद हो जाएंगे। अज्ञेय मतलब गिरजा कुमार, तो सच्चिदानंद देखिए इनके बारे में अगर हम बात करें तो अज्ञेय आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते थे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था, जो कि देवरिया के पास है। अज्ञेय जी आधुनिक कविता के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, आधुनिक कविता के ये श्रेष्ठ कवि थे, श्रेष्ठ कथाकार, निबंधकार और गद्य विभिन्न विधाओं में रचना करने वाले साहित्यकार थे, जैसे कि वावड़ा अहरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। तो ये बस आप सभी को इतना इम्पोर्टेंट याद रख लेना है, और इनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी। गिरजा कुमार माथुर फ्रेंड्स 1919 में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी जो है मुख्य रचनाएं क्या है, तो देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, सब मतलब इनकी गिरजा कुमार आप देख सकते हैं देश प्रेम, प्रकृति प्रेम। ठीक है, तो ये कुछ 2-4 है, आप सभी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद से रिलेटेड फ्रेंड्स आप सभी इनका जो जन्म है वो 1880 में हुआ था, लम्ही गांव में। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख जो है रचनाएं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनकी रचनाएं, सतसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, नमक का दरोगा, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्तसून, प्रेम पंचमी, प्रेरणासम यानी कि गोदान वगैरह उपन्यास आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है। नाटक भी इन्होंने लिखा है, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, तो ये इनके नाटक हो गए। यहाँ उपन्यास भी इसने जो है इन्होंने लिखा है, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। तो ये जो है इनकी रचनाएं हैं जो कि याद रख लेनी होंगी आपको। पूस की रात इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है, शतरंज के खिलाड़ी जो है इनकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 1889 में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, और देखिए इन्होंने सबसे इनका जो मेन था ना वो कमायनी था, और कमायनी जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, और इसी को लेकर जो है इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कमायनी, और आप सभी को याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनकी इम्पोर्टेंट जो भी जैसे कि निबंधकार आलोचक थे, इन्होंने कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम प्रतीक, आंसू लहर, कमायनी इनकी जो है प्रमुख कृतियाँ थी। नाटक भी इन्होंने लिखा है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, है ना, ये एक घूंट आदि जो भी है। उपन्यास में कंकाल और तितली इत्यादि लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। और जो भी कहानी इन्होंने लिखा है, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आदि छाया, सलीम, ग्राम आदि। अब मैथिली शरण गुप्त देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो जन्म हुआ था 1886 में, आप पॉइंट टू पॉइंट करके बस लिखते जाइए। जन्म 1886 में हुआ था, और इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झंकार, यद्रथ, वध, त्रिपथगा,
ठीक है, कुपाल गीत, विश्वदेना, विष्णुप्रिया, तो ये जो सब कुछ थे सत्यम शिवम सुंदरम जो है इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड, इनका जन्म 1950 में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी वो था भक्ति सर्वत्र, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम अश्रु, दान लीला, प्रेम श्रुवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय बलरी, विजयवनी, विजय पातिका, बंदर सभा, बकरी बिलाप, तो ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और देखिए अगर आपको सेशन फ्रेंड्स अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, तो काव्यवाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, तो ये जो है इनकी प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जन्म 1908 को हुआ था। ठीक है, सिमरिया नामक ग्राम में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी रेणुका हुंगार, बारदोला, धूप छाँव, बापू इतिहास के आंसू, मिर्च का मज़ा, रशीम रथी, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतीक्षा, धूप और धुआं, रसवंती, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये कुछ थे आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। आई होप कि फ्रेंड्स ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज़रूरी ये टॉपिक आप सभी के लिए है, तो अच्छे से रिवाइज करिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को अगर लगा हो कि नहीं आपके लिए थोड़ी भी बेनिफिशियल हुआ हो तो एक बार शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं जल्दी फ्रेंड्स आप सभी के लिए, क्योंकि आज के लिए बस आप सभी का दिन है, अच्छे से आप सभी को रिवाइज सब कुछ कराया जाएगा, हमारी जिम्मेदारी बस आप सभी साथ बने रहें। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।